हेलो दोस्तों, एक बार सभी का स्वागत करता हूं मैं फिर से कि यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के परीक्षा तिथियां घोषित हो चुकी हैं। और पूर्व में मैंने आप लोगों को गणित विषय के चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची दी थी, जो कि यूपी बोर्ड में परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हल करते हैं और हल करके एग्ज़ाम में जाते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आ पाएंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आप देखिए कि दिया गया है कि 2y माइनस 4 व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पे जैसे ये कहा गया है कि रेल की पटरी चूंकि सीधी होती है ना, तो उन्होंने कहा है कि एक एक रेख का जो पटरी है उसका समीकरण x+2y-4 है। x+2y-4 ये दिया गया है। और दूसरे का समीकरण 2x+4y-12 दिया गया है। ठीक है ना। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं कि ये समीकरण को हम लोग कैसे हल करते हैं, इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक आप लोगों को चित्रात्मक यहाँ पे दिया है। इसको आप लोग बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं इसको कि हमने इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए, फिर समीकरण नंबर 2 लिख लीजिए, और आप लिखिए कि इसे हम लोग सारणी बनाने पर, चूंकि आपके प्रश्न में दिया गया है ग्राफीय विधि से हल करिए। तो यहाँ देखिए हो जाएगा x+2y = 4, x+2y = 4। तब y बराबर क्या हो जाएगा, इस 2y जो है इसको हमने रोक लिया है, x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 4 - x, और जो 2 यहाँ पे y के गुणनखंड में है ये इधर हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा y बराबर 4 - x/2। ये आपको प्राप्त होगा। अब यदि हम सारणी बनाएं तो x और y यहाँ पे दोनों रख लेते हैं। x बराबर अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो 4 - 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/2 आएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे y बराबर कितना आ गया, 2। इसी तरह जब 2 रखोगे तो 4 में से 2 चला जाएगा, 2 बचेगा। फिर 2 से 2 को भाग करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर अगर 4 रखोगे तो 4 - 4 = 0, मतलब यहाँ पे आपको y बराबर 0 मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1 से हमने एक ये सारणी प्राप्त कर ली है। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण की सहायता से, यानी 2x+4 = 12 मान लेंगे, चूंकि इधर माइनस से इधर ट्रांसफर करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 4y बराबर इसको लिख देंगे 12 - 2x लिखेंगे। इस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 × 6 - x बचेगा। यहाँ का जो 4 है इसको यहाँ से इधर भाग कर देंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यानी यहाँ पे y = कितना आ जाएगा, 6 - 1/2। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 0 मतलब 6/2। कितना हो जाएगा, 6/2। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। इसी तरीके से 2 रखेंगे तो ये यहाँ से, हाँ आप सब लोग देखिए, तो 6 - 2 मतलब 4 बचेगा। 4 को 4/2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर आप देखिए कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह 4 रखेंगे तो 1 आएगा, 6 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर करते क्या है कि हम दोनों साथ, दो हमारे पास सारणी बन गई, हम तब इन दोनों सारणी की सहायता से ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ पे एक एक्स कॉन्टिनेंटल वाला हो गया, ये वाला आपका एक्स अक्ष हो गया, और ये वाई अक्ष हो गया। यानी एक्स बराबर यहाँ पे सबसे पहले वाला एक्स बराबर 0, वाई बराबर 2। तो देखो एक्स बराबर यहाँ पे ये 0 है पोर्शन हो गया, वाई बराबर 2 पोर्शन ये वाला बिंदु हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे बिंदु रखते चले जाएंगे। जब बिंदु रख लेंगे तो बिंदुओं के बाद हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे सीधी। इसी तरीके से इस वाली सारणी की सहायता से एक ये ग्राफ बना लेंगे। तो आप देखिए आपको एक दो सीधी रेखाएं प्राप्त हो गई, जो कि बिल्कुल रेल की पटरी की तरीके से है। ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि हमने उन दोनों समीकरणों को इस तरीके से एक रेल की पटरी की तरह सिद्ध कर दिया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा सवाल है कि 2x + y = -6 और 4x - 2y = 4 = 0 रैखिक समीकरण के युग्म
संगत है ऑब्लिक असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करिए। तो सबसे पहले आप सब लोग ये जान लीजिए कि संगत और असंगत क्या होता है, ठीक है ना। जो चीज़ें जो संगत चीज़ें होती हैं उसमें ये होता है कि हम लोग यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, अगर ये डज नॉट इक्वल है तो हम इसको कहते हैं कि संगत नहीं है। मतलब तो हम इसको हल करते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम क्या करते हैं, इसको हल नहीं करते हैं। ठीक बात है ना। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं पहले कि क्या संगत है या नहीं है। अगर ये ऐसी स्थिति मिलेगी तो हम बोलेंगे कि वो संगत बोल देते हैं कि समीकरण असंगत है, इसलिए इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं समीकरण नंबर 2 को, दूसरे सवाल को। देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा है, देखिए कि कोशिश की है कि आप लोगों को हम बहुत ही अच्छे से ढंग से इसको समझा सकें और आपको सिखा सकें। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस वाई बराबर 6, इसको मैंने पक्षांतर कर दिया है। यहाँ पे दूसरे समीकरण को भी मैंने पक्षांतर कर दिया है। इसमें जो x के गुणन है यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 को A1, y के गुणन को B1 मान लिया है और 6 को C1 मान लिया है। इसी तरह A2 B2 और C2, यहाँ के जो x का गुणन है उसे 4, y का गुणन है उसे -2, यहाँ पे -2 था -2 लिख दिया, C2 की वैल्यू 4 लिख दिया। अब यहाँ पे A1 बटे A2 बराबर हमारा 1/2 आ गया। इसी तरह B1 बटे B2 बराबर देखिए यहाँ पे 1/-2 आया है, अर्थात A1 डज नॉट इक्वल A2 है, अर्थात ये दोनों क्या होंगे, संगत होंगे। संगत होंगे तो मतलब मुझे हल करना है, ठीक है। तो इसके मान रखा, मान इन साड़ियों को इस्तेमाल करके इन इसकी और इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एक पहले देखिए यहाँ पे हम x और y कॉन्टिनेंट खींच लेते हैं, ऐसे आप लोग भी खींच लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखो x बराबर 0 y बराबर 6, ठीक है ना। x बराबर 0 और y बराबर 6, तो x बराबर 0 देखो यहाँ पे ये 0 हमारा हो गया, ये x बराबर 0 और y एच पे 6 हो गया। दूसरा 1 पे 4, देखो 1 पे यहाँ लगभग 4 पड़ेगा, ये मैंने बना लिया। फिर 2 पे 2, देखो यहाँ पे 2 है, 2 के सामने 2 यहाँ पे आ गया, आ गया। जो ये बिंदु मिले, इन बिंदुओं को मिलाते हुए हमने एक सीधी रेखा खींच दी। इसी तरीके से समीकरण सारणी नंबर 2 से हमने एक ये वाली रेखा बना ली। जहाँ पे देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसमें x अक्ष भी बराबर कितना है, 2 है, और y अक्ष भी 2 है, अर्थात x और y दोनों के मान कितने हो गए, x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 से अधिक है, मतलब एक आयताकार बाग है, हमें और आपको इसको ध्यान देना है। आयताकार बाग होती है मतलब कुछ बाग इस प्रकार से है, मतलब उसकी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम है। लंबाई है, कह रहे हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो जैसे सपोज दैट अगर ये x है तो इसकी लंबाई x प्लस 4 है, ठीक है। का अर्ध परिमाप 36 है, तो इसकी विमा बताइए। विमा मतलब ये होता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बताना है। तो अगर आपका मान पता चल जाए तो आसानी के साथ x की जगह मान रख कर इसकी लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, मान लेते हैं इसको। ये सवाल है, मान लीजिए कि माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर x प्लस 4, जैसा अभी मैंने ये चित्र बना करके दिखाया था। अगर इसे x मान लेते हैं तो ये x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तब आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2a प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना होता है, ठीक है। आयत किसे कहते हैं, जैसे एक बिंदु से रस्सी बांधना शुरू करें और चारों तरफ चारों
दिशाओं में पूरे बाग में बांध दे तो उस पूरी लगी लंबाई की जो रस्सी है उसी लंबाई को हम लोग परिमाप करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, x का मान रखेंगे तो x हो जाएगा, y का मान रखेंगे तो x+4 हो गया। जोड़ लीजिए 2x+4 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 4x+8 हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में ये दे रखा है कि प्रश्न का अर्ध परिमाप दे रखा है 36, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्या आया, पूरा परिमाप आया। तो पूरे परिमाप को हमने 2 से भाग कर दिया तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप, यानी 4x+8/2 = 36 हो जाएगा। तो 2 से इधर गुणेंगे 32 हो गया। तो यहाँ पे 4x = 32 - 8 हो गया। तो x बराबर यहाँ पे लास्ट में क्या बचा आपका, x बराबर बना 66/4, ठीक है ना। तो 4 को आप डिवाइड कर दीजिए, तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे आसानी के साथ आपका क्या पता चल जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, चौड़ाई बराबर 16 और लंबाई बराबर 20, यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि बाग जो है उसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2। लिखा हुआ है कि निम्न प्रश्नों में से कोई जो है 2 प्रश्न हल करो। फिलहाल यहाँ पे हम सभी प्रश्न आपको बताएंगे ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से बीट कर पाएँ। देखिए यहाँ पे लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, ठीक है ना। तथा 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य बताइए। इस प्रश्न को ग्राफीय विधि से हल करिए, यानी आपको ये नहीं हल करना है कि समीकरण बना लीजिए और समीकरण बनाने के बाद इसे विलोपन या प्रतिस्थापन या ब्रिज गुणन विधि लगा दीजिए। नहीं, आपको ग्राफ बना के दिखाना है और जहाँ पे ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे उस बिंदु पर जो प्राप्त होगा वो बिंदु आपको बताना है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको एग्ज़ाम पेपर में ग्राफ पेपर वहाँ पे दिया जाएगा, आपको इसके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसको हल करते हैं कि कैसे इसे हल किया जाएगा। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास जो भी पेंसिल है, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम मान लेते हैं बेटा कि माना पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपया, कलम का मूल्य y रुपया। तो हमारा तो पहली शर्त के अनुसार कितनी पेंसिल खरीदनी थी, 5 पेंसिल खरीदनी थी, तो हो जाएगा 5x। 7 जो है कलम खरीदना है तो हो जाएगा 7y। तो 5x + 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50 रुपये देता था। तो हमने y रोक लिया, यहाँ पे एक समीकरण बना लिया। इस समीकरण की सहायता से यहाँ हमने क्या लिखा, 5 की वैल्यू यहाँ पे 0 रखा, तो 7 × 7 = 49। ये करके हमने एक सारणी बनाई x और y की। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। कैसे हल करना है, एक एक बार हर बार x का मान यहाँ पे रखते जाना है और हल करके, यानी इसको मैथमेटिकली हमको हल करके ये निकालना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, 50 - x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0/7। तो ये हो जाएगा 50/7। तो आप 7 × 7 = 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7, ऐसे करके मैंने वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पे 7.1 हो गया। इसी तरह अगर आप 5 रखें तो 25 यहाँ पे घट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 25/7। तो 7 × 7 25 को काट दीजिए तो 7 × 7 = 21 और 7 × 5 = 35 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह आप इसको मैंने एक वो बनाया है, सारणी बना रहे हैं। ये अब हमारी हो जाएगी पहली सारणी, ठीक है ना, ये फर्स्ट सारणी हो जाएगी। और फिर उसके बाद दूसरा शर्त रखा कि 7 पेंसिल खरीदना है और 5 कलम खरीदना है, तो वो 46 रुपये देता है। समीकरण बना लिया, समीकरण बनाने के बाद ये वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख करके हमको एक दूसरी सारणी ये प्राप्त हुई। जो x और y की जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं उन्हीं की सहायता से हमने क्या किया, एक टेबल ड्रा किया। क्या ड्रा किया है, एक ग्राफ ड्रा किया है x अक्ष और y अक्ष पे। x अक्ष पे 5, 10, 15 ऐसे मान रख दिया, ठीक बात है ना। और ऐसे ही आप लोग भी रख लेंगे। फिर उसके बाद क्या किया है, जो x अक्ष पे पहले वाले से मैंने एक लाइन ड्रा कर ली पहले वाले की सहायता से और दूसरी लाइन ड्रा कर ली दूसरे वाले की सहायता से। जहाँ पे ये दोनों बिंदु एक दूसरे को लाइन काट रहे हैं उस बिंदु पर ग्राफ में जो मान आया उस मान को देख लिया। तो यहाँ पे हमको x अक्ष पे कितना प्राप्त हुआ, x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 5। तो हमको क्या पता चला कि जो पेंसिल का मूल्य है, चूँकि हमने पहले पेंसिल लिखा था, जो पेंसिल का मूल्य है वो 3 रुपया प्रति पेंसिल है, जो कलम है वो 5 रुपये प्रति कलम दिया गया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल करिए। रैखिक समीकरण आप सब लोग जानते हैं कि हमको x और y के टर्म में सीधी रेखा टाइप वाला समीकरण बनाना है। चलिए
तो देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो समीकरण लिखा था उसको हमने लिख लिया है, फिर यहाँ पे इसको इससे और इसको इससे कैंची गुणा करा दिया। तो गुणा कराइए तो 10 एकम 10x माइनस 10y माइनस प्लस 2x प्लस बराबर 4 हो गया। यहाँ पे 10x में 2x जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 मतलब 4। इसको यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, 4 ये हो गया, इसको हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से मैंने दूसरे समीकरण को इधर से कैंची गुणा और इसका इधर से कैंची गुणा करा दिया, तो ये हो गया 15x माइनस 15 माइनस 5y बराबर जितना। अब जब ये वैल्यूज़ आ गई तो हमने इसको हल किया, हल करने पे हमको 10x माइनस 10y बराबर 2 प्राप्त हुआ। समीकरण 1 और 2 को हमने क्या किया, विलोपन विधि लगा दी। यहाँ पे कौन सी विधि लगाई है बच्चा, विलोपन विधि। देखो ये विलोपन विधि लगी है यहाँ पे, ठीक है ना। विलोपन विधि लगाने का मकसद ये होता है कि दोनों कोई भी एक चीज़ को हम बराबर करें। तो यहाँ पे 15x होता है, 5 से मैंने यहाँ पे 5 से गुणा कर दिया है समीकरण 1 को, और आसानी के साथ ये पहला और दूसरे 2 का समीकरण हमने बराबर कर लिया। यहाँ इसको वैल्यूज़ को घटा दिया, तो जब घटाया तो चिन्ह पर विपरीत हो गया, तो ये 15 से 15 कट गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 में 30 हमारा पॉजिटिव हो गया, 10 निगेटिव हो गया, तो 30 में से 10 चला गया तो कितना बच गया भैया 20y, और 5 में 3 गया 2, तो ये वैल्यूज़ हमारी हो गई 1/10। कितना हो गया 1/10। इसी प्रकार से y बराबर हम वैल्यूज़ रखेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा x बराबर 2/5। तो अर्थात हमारे यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो गई, x बराबर 2/5 और y बराबर 1/10। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके इस पेपर में। जो भी क्वेश्चंस दिए हैं इसके अगल बगल के जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप बहुत अच्छा गेन करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें सवाल लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी होती है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और मोनू की आयु कितनी है बताइए। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल बात है, जब हम लोगों को जो है आयु से संबंधित सवाल करने होते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि सोनू की वर्तमान आयु x और नूरी की वर्तमान आयु y है। अब 5 साल पहले की बात करें तो हमने क्या किया, 5 साल इसमें भी घटा दिया और 5 साल इसमें भी। देखिए 5 साल यहाँ घटाया, 5 साल यहाँ घटाया। अब ये कह रहे थे कि जो सोनू की आयु है उसका 3 गुना है, ठीक है ना। ये तो मैंने सुन दिया, तो ये दोनों आयु को बराबर करना सीखिए। इस तरीके के सवाल में सबसे पहले वर्तमान आयु को मानिए, फिर जितने वर्ष आगे या जितने वर्ष पीछे जाने के लिए कह रहा है सवाल, उतने वर्ष उसमें से घटा दीजिए, और जो दोगुना जिसको बताया जा रहा है उसके विपरीत दूसरी तरफ उतने से गुणा कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक सूत्र जो है समीकरण बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3x माइनस 15 इसको गुणा करा लिया, तो यहाँ पे भी इसको मेंटेन करा, 15 को इधर भेजा तो ये 15 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 15 में से 5 चला गया 10 बच जाएगा, तो ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ पहली शर्त से। फिर उसके बाद देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 10 वर्ष अब आगे आ जाइए। तो आगे आने में हम लोगों को क्या करना होता है, दोनों तरफ जोड़ देना होता है। फिर जिसको बोले कि दुगना, जिसका बोले दुगना उसी को दुगना कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x+10 हो गया, यहाँ पे y+10 हो गया, ये हो जाएगा 2x+2y बराबर इतना। इस समीकरण नंबर 1 और 2 को हम यहाँ पे विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। ये माइनस a प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कट गया, और 3x में से 2 गया, कितना बचा x बचा, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये x बराबर 20 हो जाएगा। यानी हमारे पास x बराबर कितना आ गया 20, 20 दिया 60, इधर आएगा तो 50 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास y बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 50। तो हमें क्या पता चला बेटा कि जो है जो नूरी की आयु थी, जो सोनू की आयु है वो कितनी हो गई, सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष और नूरी की आयु बराबर 30 वर्ष। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हमें आसानी के साथ जो है एक उत्तर प्राप्त हो जा रहा है। तो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि इस चैप्टर के आप सभी को बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा।
मैं इस वीडियोस को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और जो है हल प्रश्न है उसको आप आसानी के साथ देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बने रहेंगे मेरे साथ। आने वाले समय में मैं सभी चैप्टर्स की रफ्ता रफ्ता ऐसे वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।